की तरह तू चल, चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से टोक्यो ओलंपिक्स पर विशेष कार्यक्रम में मैं शीला चावला आप सभी का स्वागत करती हूं। श्रोताओं, 23 जुलाई से टोक्यो ओलंपिक्स का आगाज होने वाला है। इस बार भारत से 18 खेलों में 126 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल इन खिलाड़ियों से संवाद कर इनका हौसला बढ़ाया है। आज हम ओलंपिक खेलों में भारत की संभावनाओं पर विशेष परिचर्चा आयोजित कर रहे हैं। इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री प्रभात गोस्वामी। आप जनसंपर्क सेवा के अधिकारी रहे हैं और खेलों के बारे में लंबे समय से लिखते रहे हैं। सर, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। साथ ही स्टूडियो में हमारे दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री उपेंद्र शर्मा। आप राजस्थान पत्रिका से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और खेलों पर विशेष आलेख लिखते रहे हैं। उपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। श्रोताओं, मेरे साथ क्षेत्रीय समाचार एकांश से हमारे संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी भी मौजूद हैं। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। श्रोताओं, सर, सबसे पहले मैं आपसे प्रभात सर से पूछना चाहूंगी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की है और इससे पहले भी वो उनसे बातें करते रहे हैं। आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये बहुत ही सकारात्मक एक पहल थी प्रधानमंत्री जी की ओर से कि जब हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, उस संवर्धन करना, उनसे बातचीत करना और उनको भविष्य के सपने दिखाते हुए शाबाशी देना। और जिसमें खास तौर से उन्होंने पीवी संधू को कहा था कि अगर आप मेडल जीत के लाती हैं तो मैं आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। ये बहुत ही एक टच, जो नजदीक एक अपनत्व की बात उन्होंने कही थी, जिससे खिलाड़ियों का हौसला 7वें आसमान में पहुंच जाता है। जब उनको लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें इस तरह से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो उनके मन में एक भावना जगती है। लेकिन ओलंपिक के बारे में ये कहा जाता है कि ओलंपिक में मेडल जीतना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है, लेकिन ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करना अपने देश का, यह भी एक महत्वपूर्ण आपकी उपलब्धि मानी जाती है। तो जो खिलाड़ी एक बार ओलंपिक की लिस्ट में आ जाता है, वो जीवन पर्यंत उसको याद रखता है कि एक बड़े महासमर में, खेलों के एक महाकुंभ में उसने भी अपने देश की ओर से हिस्सा लिया। और ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि पहले हमारे पास साधन नहीं थे, स्टेडियम्स की कमी थी, संसाधन की कमी थी, लेकिन अब धीरे धीरे आज के भारत की ओर हम अगर देखें तो बहुत सा विकास खेल जगत में हुआ है। बहुत से बड़े स्टेडियम्स हमारे देश में बने हैं। खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन इक्विपमेंट्स विदेशों से मंगवा के उनको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और उसके अलावा उनको हर तरह से साधन संपन्न बनाया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमारी उम्मीद बनती है कि हम पहले जो पिछला ओलंपिक था रियो दे जेनेरियो में, उसके मुकाबले इस बार और बेहतर प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई है खिलाड़ियों से, उसके माध्यम से पूरे दल को जो शुभकामनाएं उन्होंने प्रदान की हैं, जो हौसला अफजाई की है, उसका परिणाम हम इस ओलंपिक खेल में देखें, इसकी पूरी उम्मीद है। उपेंद्र जी, कल जब प्रधानमंत्री संवाद कर रहे थे सभी खिलाड़ियों से, तो उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रकार की जो अपेक्षाएं हैं उनसे दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। तो ये जो भावना, एक देश प्रेम की भावना और पूरा देश खड़ा है, इसके पीछे का मंतव्य जो है उसको किस रूप में आप देखते हैं? जहाँ तक हम सब लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को देखते हैं तो वे खुद बहुत ही आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं। तो उन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया है खिलाड़ियों को कि आप अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखें और अपना 100% योगदान दें, क्योंकि ओलंपिक या कोई भी जो वैश्विक स्तर पर कोई भी प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता होती है, तो जाहिर तौर पर जो भी खिलाड़ी आते हैं वो पूरी तैयारी और पूरी प्रैक्टिस और अपना पूरा जो उनका रिकॉर्ड को लेकर एक
तरीका होता है उसको मीट आउट करने के लिए, वो सब वो करके आते हैं। तो वहाँ 1 सेकंड का बहुत हिस्से में भी अगर कोई आपसे चूक हुई तो आप मेडल से चूक जाते हैं। तो बड़ा खिलाड़ी बड़े निराश हो जाते हैं, जीवन भर की एक पीड़ा मन में महसूस करते हैं। जो दुती चंद ने कल पीएम साहब के साथ बातचीत में शेयर भी की कि वो मिस कर गई एक बार मेडल 1 सेकंड से कुछ कम हिस्से में। अब 1 सेकंड से कम हिस्सा क्या होता है, हम आम आदमी तो समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि 1 सेकंड तो हम बोलते हैं बस 1 मिनट में आता हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में हो जाएगा। जबकि 1 सेकंड के भी 100वें या 1000वें हिस्से में कोई खिलाड़ी अगर मिस कर जाए तो वहाँ मेडल चूकने की गुंजाइश बनी रहती है। तो ऐसे में वो पीड़ा महसूस करके आगे का अपना खेल जीवन, आगे की जो अपनी खेल यात्रा है, वो खिलाड़ी की खराब ना हो और वो सहज भाव से उस हार जीत को या उस कंपटीशन को ले। ये संदेश मेरे विचार से मोदी जी ने देना चाहा खिलाड़ियों को, ताकि उनका जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई लेवल पर रहे, क्योंकि खेल में कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी प्रतिभा को और बढ़ा देता है। और मेरा विचार है शायद पीएम साहब यही उनको मोटिवेट करना चाह रहे थे। इसके अलावा कल प्रधानमंत्री के संबोधन में और जो संवाद था उसमें और क्या, प्रभात जी आप बताना चाहेंगे कि और क्या विशेष चीजें जो उन्होंने फोकस में रही? सभी खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने व्यक्तिगत जो जानकारी थी उनके बारे में एक तरीके से गपशप मानिए या उनकी जो चीजें हैं उनके बारे में बातचीत की थी? ये बिल्कुल देखिए कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से खिलाड़ियों के से बातचीत की तो कभी भी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया। इसके बीच में सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है कि प्रधानमंत्री ने जिस अपनत्व के साथ, जिस आप कहते हैं कि एक अभिभावकीय जो भाव होता है उसके साथ बात की, तो किसी भी खिलाड़ी को ये कतई महसूस नहीं हो रहा था कुछ पल के लिए कि वो देश के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इतने बड़े पद पर कोई व्यक्ति जब खिलाड़ियों से या किसी भी स्तर के अधिकारियों से या कर्मचारियों से बात करता है तो मन में एक भय रहता है, एक शंका रहती है कि क्या पता इनका व्यवहार कहीं ऐसा ना कर दें हम अपनी ओर से कि वो आहत हो जाएं। लेकिन कल जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जिस अपनत्व के साथ बात की, उन्होंने सबसे बड़ी बात तो यही की थी कि खेल में जीतने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है एक आत्मविश्वास की। उपेंद्र जी, पिछली बार रियो में जब ओलंपिक हुए थे तो हमने 15 खेलों में देश ने भागीदारी की थी और 117 खिलाड़ी गए थे। इस बार हमारे खेलों की संख्या भी बढ़ी है और हमारी भागीदारी भी 126 खिलाड़ियों की है जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए जी। तो हमारी क्या, आपको ऐसा लगता है कि इस बार जो दावेदारी है पदकों के लिए उनकी संभावनाएं बढ़ी है? हाँ, निश्चित तौर पे बढ़ी है जितेंद्र जी, क्योंकि जो गेम्स हैं उनका जो सबसे बड़ा दल है वो इस बार है। लेकिन ये हर वर्ष मतलब हर बार जब भी ओलंपिक होता है तो बढ़ाते जाते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत से गेम्स इंडिया जो है वो आज से 30 साल पहले नहीं खेला करती थी। मतलब हमारी कोई टीमें ही नहीं होती थी जो वहाँ क्वालिफाई करें। फिर कुछ होती थी तो वो 20 साल पहले बहुत से गेम्स में हम क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। आज स्थिति है कि हम 18 गेम्स 20 गेम्स इसमें हम क्वालिफाई कर पाते हैं। और कई जो टीम गेम्स हैं जैसे आर्चरी है या शूटिंग है उसमें हमारे 5-5 4-4 प्लेयर ओलंपिक को क्वालिफाई करते हैं। ओलंपिक का क्वालिफाई कोई ऐसा नहीं होता है कि ओलंपिक का कोई फॉर्म भरा और कोई भी खिलाड़ी वहाँ पर चला जाएगा। एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको आपको सर्टेन लेवल पर बार बार अचीव करना पड़ता है कि नेशनल पे इतनी बार, फिर इंटरनेशनल पे इतनी बार, और वो रिकॉर्ड आपकी बहुत सारी एजेंसीज जो स्पोर्ट्स एजेंसीज हैं वो मॉनिटर करती हैं कि अब ये खिलाड़ी ओलंपिक के लायक है। फिर उसका फिटनेस लेवल और ये सब देख के तो हमें खुशी है इस बात की कि जो भारत कभी 2 गेम्स में या 4 गेम्स में या 6 गेम्स में भेजा करता था वो आज 18 में 20 में ऐसे हम इतना आगे आ गए हैं कि हमारे खिलाड़ी उस लेवल को बराबर कर पा रहे हैं। अब 18 गेम्स में अगर हमने 100 से ज़्यादा सदस्य भेजे हैं तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि हमें कम से कम 10 मेडल जो हैं वो मिलने चाहिए। और उम्मीद ही नहीं बल्कि अगर हम उनका रिकॉर्ड देखते हैं तो ओलंपिक के रिकॉर्ड्स को अपनी रोज़ाना की प्रैक्टिस में तोड़ते हैं। आप चाहें तो उनके यूट्यूब पे वीडियो और आपके आकाशवाणी के रिकॉर्ड्स में भी होंगे, तो वो आप अगर देखेंगे तो उनके लगेगा कि उनकी प्रैक्टिस में वो रिकॉर्ड है। जैसे अगर किसी रेसर को मान लीजिए 100 मीटर्स 9 सेकंड में पूरा करना है तो वो अपने प्रैक्टिस ग्राउंड पे डेली उसको पूरा करता है, और वही रिकॉर्ड ओलंपिक का भी है। अब सर्टेन उस दिन वो दिन उसका कैसा होगा, कैसा है ये महत्वपूर्ण है, मौसम कैसा होगा, उसका शरीर उस दिन कैसा है, मन कैसा है,
खाना क्या खाया हुआ है, मस्तिष्क में विचार क्या कई चल रहा सारे है, फैक्टर्स उन हैं। सब चीज़ों पे वो डिपेंड करेगा कि वो मेडल में तब्दील हो पाता है या नहीं हो पाता है। प्रभात जी, देश से इस बार जितने खिलाड़ी जा रहे हैं उसमें कुछ चुनिंदा ऐसे खिलाड़ी जिनसे कि पूरे देश को एक बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है, ऐसे खिलाड़ियों के बारे में आप कुछ चर्चा करने चाहेंगे? देखिए, भारतीय टीम ने सबसे ज़्यादा मेडल अगर जीते हैं ओलंपिक में तो वो हॉकी में जीते हैं। वर्तमान में जो भारतीय हॉकी टीम है उससे मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बार वो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय हॉकी ने जो एक पारंपरिक खेल वो जो खेलते थे और बाद में जिस तरह से यूरोपीय देशों ने या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के देशों ने जिस तरह से हॉकी का स्वरूप बदल दिया कि उन्होंने एक आक्रामक रणनीति अपनाई खेल की, और उन्होंने ये कहा कि अब ये जो क्लासिकल वे है भारत का कि कैरी करते हुए गेंद को ले जाना, और वो अब इतना सक्षम या इतना हमारे लिए पर्याप्त नहीं होगा। तो हमें भी देश और दुनिया के साथ अगर दौड़ना है, हमें उस मेडल को प्राप्त करना है, तो हमें बदलते हुए समय की तकनीक को भी अपनाना पड़ेगा। कुश्ती में बहुत उम्मीद है, पिछले कुछ ओलंपिक्स में हमको मेडल मिले। पिछले ओलंपिक की बात ही कर लें, एक ब्रॉन्ज मेडल जो हमको मिला वो कुश्ती में मिला था। बैडमिंटन में पीवी संधू से बहुत उम्मीद है। पीवी संधू की एक थोड़ी सी कमी ये है कि वो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं आज दुनिया की बैडमिंटन में, लेकिन आखिरी क्षणों में जिस तरह से उनके भीतर एक दबाव आ जाता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव उनके भीतर आता है कि क्या मैं जीत पाऊंगी या नहीं जीत पाऊंगी। वो क्षण एक ऐसा होता है कि अगर उस क्षण में आपने उस निराशा से उबर गए तो आपके लिए मेडल जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें उम्मीद है निशानेबाजी में, क्योंकि मैंने इस खेल को बहुत नज़दीक से देखा है। मैं बीकानेर में था, महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जिन्होंने रोम से लेके मॉस्को ओलंपिक तक लगातार 5 ओलंपिक खेलों में उन्होंने भारत की टीम में शामिल होकर अपना प्रदर्शन किया। उसके बाद में राज्यवर्धन सिंह ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन, एथेंस ओलंपिक में ये सिल्वर मेडल जीता। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस दौर की, वो मेहनत थी जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था शूटिंग के खेल में। इस बार भी शूटिंग के लिए एक लंबी हमारी टीम गई है, खिलाड़ियों की संख्या बहुत अधिक है इस बार भी शूटिंग के लिए, तो उनसे भी क्या उम्मीदें हैं? क्या शूटिंग का खेल एक ऐसा है, बहुत महंगा खेल है ये। इसमें जिस तरह की पिस्तौल होती है, जिस कारतूस की कमी हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट करके मंगवाने पड़ते हैं, उस स्तर के कारतूस जो ओलंपिक खेलों में मेडल दिला सकते हैं वो हमारे यहाँ अभी तक इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादन उनका नहीं होता है। तो इसे देखते हुए मैं अक्सर करणी सिंह जी से मैंने बहुत आर्टिकल उन पर किए और उनसे बहुत निकट एक रिलेशन बना। वो अक्सर ये कहते थे कि भारत के खिलाड़ियों में कोई कमी नहीं है, उनके शारीरिक गठाव कह लीजिए, स्टेमिना कह लीजिए, माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड कह लीजिए, वो कह रहे हैं कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास उस दौर में कमी थी संसाधनों की। तो आज वो संसाधन हमारे पास हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि शूटिंग में इस बार बैडमिंटन, शूटिंग और टेनिस में भी सानिया मिर्जा से बहुत हमको उम्मीद है कि वो कोई ना कोई अच्छा प्रदर्शन वहां जरूर करेंगे। सर, अभी आपने शूटिंग की बात की तो हमारे राजस्थान प्रदेश से भी इस बार 4 खिलाड़ी टोटल जा रहे हैं इस बार के ओलंपिक्स में से, जिनमें से 2 निशानेबाज हैं। सर, हमारे इन 4 खिलाड़ियों का पिछले दिनों में प्रदर्शन बहुत ही उम्दा रहा है, तो अभी ओलंपिक्स के वक्त में आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजस्थान से जो 4 प्लेयर हैं उनमें जो 2 शूटिंग की आप बात कर रहे हैं, एक तो अपूर्वी चंदेला है जी, और एक दिव्यांश परमार है। और अपूर्वी ने वर्ल्ड लेवल पर अपने आप को साबित किया है, एक बार नहीं बल्कि कई बार, कॉमनवेल्थ में या कोई भी ऐसी इंटरनेशनल जो इसकी शूटिंग की होती है टूर्नामेंट, उसमें अपूर्वी ने हर बार मेडल लिया है। एक ओलंपिक अभी बचा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि इस बार ओलंपिक में अपूर्वी भारत का नाम रोशन करे और उसको मेडल मिले, राजस्थान का नाम भी रोशन होगा। और जैसा मेरे सीनियर कलीग बता रहे थे अभी, जो इसकी शूटिंग रेंज या जो इशू है इसके इक्विपमेंट्स वगैरह का, बहुत महंगा खेल है, बहुत महंगा खेल है। और इन बच्चों के घर वालों के, जैसे कई बार हमें इंटरव्यू करने का मौके मिलते हैं तो पता लगता है कि उन्होंने लोन्स लिए हुए हैं उनके पेरेंट्स ने, और अपनी जो पीएफ की जो होती है मनी, उसको भी उन्होंने विड्रॉ किया हुआ है। तो ऐसे महंगे गेम में अगर हमको प्रमोट करना है तो गवर्नमेंट भी अपने लेवल पर कुछ कर रही है, लेकिन सोसाइटी को भी कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि जब ये खिलाड़ी मेडल जीत कर लौटें तो उनके केवल स्वागत से नहीं बल्कि उनके लिए कोई ठोस ऐसा काम हमको करके देना पड़ेगा जिससे न्यू जनरेशन उन गेम्स में आगे आए।
अपूर्वी के अलावा जो 2 और प्लेयर हैं वो शूटिंग में नहीं, एक नौकायन में है, वो आर्मी से है। तो अर्जुन लाल से पहले एक बार बहुत अच्छे प्लेयर हमारे यहाँ से हुए थे, बजरंग ताखर, उसी खेल में। अब नौकायन एक ऐसा खेल है जो राजस्थान की बैकग्राउंड से थोड़ा मिसमैच रहता है, लेकिन चूंकि जब आप आर्मी में चले जाते हैं, जैसे अभी गोस्वामी साहब बता रहे थे कि राज्यवर्धन सिंह जी ने, तो वो आर्मी का एक अपना खेलों का बैकग्राउंड और इक्विपमेंट्स और स्टेडियम्स वो सब बहुत अच्छे और एक एक्सीलेंट लेवल पर है। तो अर्जुन जो है वो उससे भी हमें बहुत उम्मीद है कि शायद नौकायन में वो जीता पाए। और राजस्थान से ये जो 4 प्लेयर है और एक पैरा ओलंपिक भी साथ का साथ है, उसमें भी जो देवेंद्र झाझड़िया और ये लोग हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी इस बार टीम राजस्थान के संदर्भ में भी है। राजसमंद से भावना जाट भी रेस वॉकिंग में पार्टिसिपेट कर रही 20 किलोमीटर में वो जी। है। जी। तो उनसे क्या उम्मीदें हैं? देखिए 20 किलोमीटर वॉक जो है वो नॉर्मली इतना पॉपुलर गेम नहीं है, हम मतलब उस कभी देखा भी नहीं होगा बहुत से लोगों ने, लेकिन अब 20 किलोमीटर वॉक को जीतना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। फिर भी चूंकि भावना के भी जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं नेशनल लेवल पे वो ओलंपिक के एज इक्विवेलेंट रिकॉर्ड्स हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो जो भावना भी अच्छा प्रदर्शन जो परफॉर्मेंस यहाँ कर रही है वो वहाँ भी दिखा सकते। प्रभात जी, अभी जो चर्चा पहले यदि 10-15 साल पहले देश की स्थितियां देखें तो पहले चर्चा होती थी क्रिकेट की, लेकिन अब हॉकी से लेकर जो ओलंपिक्स हैं और एथलेटिक्स है उनकी भी चर्चा होने लगी है। तो ये जो माहौल का निर्माण हुआ है, ये बदलाव आया है लोगों की अभिरुचि में और रुचि में, कि जो बाकी देश हैं वहाँ पर फुटबॉल और हॉकी के प्रति जो दीवानगी होती है, उस प्रकार अब जो इंडिया के जो लोग हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनमें भी बाकी खेलों के प्रति एक उत्साह आया है। तो ये माहौल में परिवर्तन के पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं कि जैसे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, न केवल कॉरपोरेट जगत ने भी दिल खोलकर क्रिकेट के खिलाड़ियों को, क्रिकेट के गेम को आगे बढ़ाने में मदद की। जिस तरह से अब कॉरपोरेट घराने धीरे धीरे हॉकी को, फुटबॉल को, आपने देखा होगा कबड्डी जैसे खेल को, आपने देखा होगा कि फिल्मी सितारे हैं और उसके अलावा बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने आगे बढ़कर इन खेलों की टीम्स खरीदी हैं, और अब इन मैचों में भी इन खिलाड़ियों को काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिलता है। प्रोत्साहन राशि के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में बड़ी रकम उनको मिलने लगी है, तो उससे धीरे धीरे उत्साहवर्धन होता है। और जिस तरह से अब आपको बता रहे हैं कि पूरे देश में एक माहौल बन रहा है कि खेलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और क्रिकेट खेलने वाले आप देखिए आज पूरे विश्व में अगर आप करोगे 12-13 देश जो क्रिकेट खेल रहे हैं, अधिकृत रूप से जो टेस्ट मैच या एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच या T20 खेलते हैं, जबकि आज फुटबॉल खेलने वाले देश हैं, हॉकी खेलने वाले देश हैं, एथलेटिक्स में शामिल होने वाले देश हैं, इनकी संख्या बहुत बड़ी है। तो जैसे जैसे हमने अब एक इसके पीछे मीडिया का विस्तार, कि आप देखिए कि पहले एकमात्र रेडियो या आकाशवाणी का एक माध्यम था जिसके माध्यम से हम आंखों देखा हाल सुनते थे। एक परिकल्पना हर आदमी नहीं कर सकता गांव में बैठा कि ये खेल ऐसे हो रहा होगा, इसका रणनीति ये है इसकी। लेकिन जब से टेलीविजन का विस्तार हुआ, टेलीविजन के विस्तार के साथ में आप देखिए कि खेलों का जो सीधा प्रसारण होता है उससे बहुत बड़ी मदद मिलती है उन ग्रामीण खिलाड़ियों को जो देख रहे हैं। आज गांव तक आप देखो कि डिस्क आपको दिखाई देती है, पहले दूरदर्शन भी गांव तक था, लेकिन उसके बाद निजी चैनल्स भी पहुंचे हैं। तो उसके पीछे जो एक खेलों के प्रोग्राम जो बढ़ चढ़ के आते हैं, लाइव प्रसारण होते हैं, पूरी दुनिया से होते हैं, तो खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन मिलता है। आपको तकनीक कैसी है, क्या रणनीति है, कहाँ खिलाड़ी को मार्क किया जाता है, कैसे उस टीम के खिलाड़ियों की कमजोरियों को टीवी के अंदर वो एक मॉनिटर पे देखते हैं, ये एक बड़ा जबरदस्त एक तरीका है। एक साइकोलॉजिकल तरीका भी होता है कि किस तरह हम सामने वाली टीम को मनोवैज्ञानिक दबाव के भीतर लाकर उसे मजबूर कर दें कि वो हमसे पिछड़ जाए। तो इस सब तरह के ये जो विकास हुआ है, जो ओवरऑल सब जगह हुआ है, सरकारों ने बहुत आगे बढ़कर खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए काफी बड़ी राशि अपने बजट में प्रावधान की है। और न केवल बल्कि को प्रोत्साहन हर जगह, हर राज्य में आज पुरस्कार भी मिल रहे हैं। राजस्थान जैसे राज्य में जहां अब ओलंपिक या एशियाड खेलों में या राष्ट्रीय खेलों में जो पदक विजेता होंगे उनको सीधे किसी कंपटीशन के बगैर नौकरी देने का जो प्रावधान किया है, इससे भी खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन मिला है। प्रभात जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा
हम सरकार के जो प्रयास हैं उनके बारे में बात करें, उससे पहले आप मीडिया की बात कर रहे थे कि जो मीडिया का विस्तार हुआ है उसने एक्सपोजर बढ़ाया है लोगों का, और उस एक्सपोजर के चलते लोगों में इन खेलों के प्रति जो बाकी खेल हैं उनके प्रति रुचि बढ़ी है। और क्या उपेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा कि जो न्यू मीडिया आया है, इंटरनेट की जो पहुंच हर घर में तक बढ़ी है, तो क्या लोगों की जो रुचि है और देखने का जो रोमांच है, अन्य खेलों के प्रति जो नजरिया है, क्या ये एक्सपोजर जो मिला है उसका परिणाम है या और भी कुछ कारण है इसके पीछे? देखिए, मेरा मानना है कि एक्सपोजर मिलने से आपका स्पोर्ट्स का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं होता, बल्कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बेहतर होने से बेहतर एक्सपोजर या कवरेज मिलता है। जैसे कि हम कभी हॉकी में, जैसे प्रभात जी सर बता रहे थे अभी, बहुत एक्सीलेंट थे, अच्छा करते थे, गोल्ड मेडल लाते थे ओलंपिक में भी, वर्ल्ड लेवल पे भी, तो उसके खिलाड़ियों को हम सब लोग जानते थे, स्टार होते थे वो। बाद में हमारा हॉकी का परफॉर्मेंस घटता गया, तो उसका कवरेज और उसका जो एक्सपोजर है मीडिया में वो भी घटता गया। 83 के आसपास जब कपिल देव की कप्तानी में क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता, तो क्रिकेट पर धीरे धीरे वो आगे जनरेशन चलती गई, एक्सपोजर भी उसी को मिला, कवरेज भी उसको ही मिला, पैसा भी उसी में आया, जो आप कह रहे थे भी कि कॉरपोरेट घरानों ने भी उसमें सहयोग दिया। अब हालांकि क्रिकेट इन गेम्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो इनको प्रमोट कर रहा है, क्योंकि क्रिकेट से आई मनी भी कहीं ना कहीं इन गेम्स के प्रमोशन में जा रही है। अब आपने जैसा जिक्र किया कि सानिया मिर्जा ने जब जीता, लिएंडर पेस ने जीता, और फिर बाद में साइना नेहवाल ने जीता, कुश्ती में हमारे प्लेयर्स लेके आए मेडल, तो इन गेम्स में ऑटोमेटिक ही कवरेज और जो एक्सपोजर आप मीडिया का कह रहे हैं वो अपने आप आ गया। अब जो न्यू मीडिया है, फेसबुक है या डिजिटल मीडिया है, वेबसाइट वगैरह है, या हाथ हाथ में मोबाइल है, तो वो कवरेज अब घर घर से निकल के आपके पास पल प्रतिपल पहुंच रहा है। अब अभी हम बैठे हैं, इस समय भी आप नेट पे अगर देखेंगे तो कहीं ना कोई हमारे किसी न किसी खिलाड़ी की खबर चल रही होगी ओलंपिक से रिलेटेड। तो मेरा मानना है कि जब हम दूसरे गेम्स में अच्छा कर रहे हैं तो एक्सपोजर और कवरेज अपने आप आएगा, जो कि इन खिलाड़ियों को अभी मिल भी रहा है। जैसे आजकल बैडमिंटन और टेनिस के सितारों को आप और हम सब लोग जानते हैं, जो कि 10-12 साल पहले हम नहीं जाना करते थे। अब हॉकी में रानी जो उस कैप्टन है, उसको इस समय लड़कियों में बहुत अच्छा एक आइडल माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अच्छा किया तो कवरेज और एक्सपोजर मिला। जिस तरह से पहले अगर आपको किसी खेल में महारत हासिल करनी है या किसी खेल में आपको एक बड़ा खिलाड़ी बनना है, तो आपको किसी न किसी स्तर के कोच के पास जाना पड़ता था, प्रशिक्षक के पास जाना पड़ता था। आजकल आप देखिए कि जो मीडिया का जो विस्तार हुआ है, जिस तरह से इंटरनेट की पहुंच गांवों तक पहुंची है, लास्ट अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति के हाथ में भी आज मोबाइल है, तो उसमें कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी आते हैं जो उस खेल की तकनीक पर आधारित होते हैं। जी सर, आपने कोच की बात की, तो इस बार ओलंपिक खेलों की हमारे खिलाड़ियों की तैयारी के लिए 40 से ज्यादा विदेशी कोच जो हैं उनकी सहायता ली गई है, और इसके अलावा बहुत सारे खिलाड़ियों को विदेशों में भी प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। साथ ही देश में भी खेलों के लिए जो सुविधाएं हैं, स्टेडियम हैं और दूसरी चीजें हैं, उनको विकसित करने के लिए भी पिछले 6-7 सालों में बहुत काम हुआ है। खेलो इंडिया और फिट इंडिया भी इस दौरान आया है। जी। तो किस तरह के बदलाव की आप उम्मीद करते हैं? ये देखिए कि जो वातावरण अब खेलों का बना है, जिस तरह से खेलों को प्रोत्साहन मिला है, जिस तरह से खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, आपने बताया भी और हम भी पढ़ते रहते हैं, अखबार में देखते हैं, टीवी में, कि बहुत से अच्छे खिलाड़ी जिनसे उम्मीद है हमको, उनको हम विदेशों में भेजते हैं। 5-5, 6-6 महीने, साल भर की ट्रेनिंग लेके वो आ रहे हैं उस खेल में। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले आपको जो कुछ भी था आप अपने देश में थे। बहुत कम ऐसे विरले खिलाड़ी थे जिनके पास खुद के पास पैसा हुआ करता था, तो वो लोग विदेशों में जाके कोचिंग लिया करते थे। लेकिन एक आम खिलाड़ी के लिए ये संभव नहीं था। आज इस बात के लिए सरकारों को धन्यवाद देना होगा, बधाई देनी होगी इस बात की कि लगभग केंद्र सरकार के साथ ही राज्यों की सरकारें भी अपने अपने राज्य में बेहतर खिलाड़ियों को चुन रहे हैं। बेहतर खिलाड़ियों को चुनकर वो पहले उनको देश में कोचिंग देते हैं, फिर उनको लगता है कि इसमें बहुत बात है, इस खिलाड़ी के अंदर ये आगे बढ़ सकता है, तो उनको विदेशों में भी भेजा है। जो खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत संरचना में जो विस्तार हुआ है, पहले एक शहर में मुश्किल से एक स्टेडियम हुआ करता था। अगर उस स्टेडियम में कोई खेल चल रहा है तो बाकी लोग इंतज़ार किया करते थे कि ये खेल खत्म हो तो हम जाके स्टेडियम में अंदर जाएं। आज आपको पता लगेगा कि न केवल छोटे शहरों से लेकर बड़े शहरों तक स्टेडियम बने हैं, खेलों की सुविधाएं बढ़ी हैं, खेलों की आधारभूत संरचना में जो बदलाव आया है, खेलों को प्रचारित करने का जो तरीका बदला है और जिस तरह से प्रोत्साहित करने की एक नीति बनी है, खेलों की नीति, हर राज्य ने खेल नीति बनाई है अपनी। तो मुझे उम्मीद है
कि आज जो वातावरण आपने भी बताया जिस तरह से, तो उससे पूरी उम्मीद है कि भारत का प्रदर्शन इस ओलंपिक खेल में पिछले ओलंपिक खेल के मुकाबले बेहतर होगा। हालांकि खेलों के बारे में कोई भी भविष्यवाणी कभी भी सच नहीं होती, क्योंकि उस पल वो एक क्षण होता है जो जीत का जज्बा पैदा करता है और आप जीत लेते हैं। उपेंद्र जी, यहाँ पर एक और सवाल आता है कि पहले यहाँ पर एक बात होती थी कि जो ओलंपिक्स हैं और जो अदर गेम्स हैं उसमें कम उम्र में खिलाड़ियों की पहचान करना, उनकी प्रतिभा की पहचान करना, उन्हें एक अच्छा प्रशिक्षण देना, ये बहुत जरूरी है। और ऐसा भारत में पहले नहीं होता था, खिलाड़ी अपने दम पर करते थे। अभी खेलो इंडिया केंद्र सरकार ने एक योजना लेकर आई है जिसके तहत स्कूल में ही उन खिलाड़ियों की पहचान की जाती है, उन्हें अलग अलग एकेडमी में भेजा जाता है। इसका क्या असर देखते हैं आने वाले समय में आप? देखिए, 2 मिशन जो अभी आपने बात की, एक तो खेलो इंडिया और उससे पहले एक फिट इंडिया। आपने कभी देखा भी नहीं होगा 6-7 साल से पहले कि किसी खेल मंत्री को आपने कोई खेल खेलते देखा हो या कभी कोई एक्सरसाइज करते देखा हो। जी। लेकिन आपको ध्यान होगा कि जो आपके पहले मिनिस्टर थे जैसे राज्यवर्धन सिंह जी, फिर आपके किरण रिजिजू जी जो थे मिनिस्टर, तो आप उनके बहुत से ऐसे वीडियो वायरल हुए जहां वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने ऑफिस में ही कर रहे हैं या घर पे कर रहे हैं। एक मोटिवेशन जो है वो गवर्नमेंट से भी समाज में आता है और वो फिर हमारे खिलाड़ियों में भी रिफ्लेक्ट होता है। हमारे मिनिस्टर या जो सीनियर जो ऑफिसर्स होते हैं, अगर वो खुद को फिट रखने या खेलों को प्रमोट करने की बात करेंगे तो फिर नीचे बच्चों तक वो एक मैसेज जाता है। आप देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी स्टेट अब नहीं है जहां पर कोई खिलाड़ी मेडल जीत के आए या कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट लेके आए तो उसको नौकरी ना मिलती हो। सरकारी भी मिल सकती है और प्राइवेट में भी कोचिंग का, एकेडमी खोलने का या ट्रेनिंग देने का, या स्कूल कॉलेजेस और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वहाँ पर आपकी नौकरियाँ इंतजार कर रही हैं। तो खेल अब जो है वो एक अच्छे भविष्य का साइन है। यानी जो विभिन्न राज्य जो लेके आए हैं खेल पॉलिसी, अपनी स्पोर्ट्स पॉलिसी, तो उससे एक सिक्योरिटी की भावना भी डेवलप हुई है सभी खिलाड़ियों के अंदर। हाँ बिल्कुल, उन्हें लगता है कि भाई अगर हम अच्छा परफॉर्म करते हैं तो जैसे एक खिलाड़ी को क्या चाहिए कि एक अच्छा मकान हो जाए, एक नौकरी अच्छी हो जाए उसकी, और अगर वो कोई एकेडमी खोलना चाहे या कोई ट्रेनिंग का कोई स्टेडियम छोटा मोटा लगाना चाहे तो उसके लिए गवर्नमेंट अब तैयार है। पहले इतनी तैयारी नहीं थी, तो बहुत अब फ़र्क पड़ा है उनकी मेंटलिटी में और खिलाड़ी बहुत सिक्योर अब महसूस कर रहे हैं, जैसा हमारी अक्सर खिलाड़ियों से बातचीत होती रहती है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इन सब का जो एक्सरसाइज आज हो रही है उनके परिणाम भी सामने आएंगे। जी। सर, मेरा एक और सवाल है कि इस बार के ओलंपिक खेल जो हैं वो कोविड के साए में हो रहे हैं। जी। तो पूरा हमारे शायद श्रोताओं की भी ये जिज्ञासा रहेगी कि कोविड के जो मानदंडों का पालन है, जो गाइडलाइंस हैं, उनको पूरी तरह से फॉलो करते हुए तो क्या खिलाड़ियों पर किसी तरह का दबाव रहने का? खिलाड़ियों पर दबाव तो है, क्योंकि ये कोविड केवल हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन जिस तरह से क्रिकेट में भी बायो बबल का प्रयोग हुआ कि आपने आईपीएल टूर्नामेंट में बायो बबल एक सिक्योर, एक सुरक्षित वातावरण होता है जहां दर्शकों की एंट्री नहीं होती और जहां पर हर दिन खिलाड़ियों की जांच की जाती है कोविड की और उनको पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाता है। प्रभात सर और उपेंद्र सर, आपने इस इतनी अच्छी परिचर्चा के लिए, आकाशवाणी के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, अगले 9 दिन तक जोशो खरोश बनाए रखिए, क्योंकि ये खेल जितने हमारे खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है उतने ही देशवासियों के लिए भी मायने रखते हैं। और उम्मीद है हमारे खिलाड़ी इन खेलों में बहुत उम्दा प्रदर्शन करेंगे। सभी खिलाड़ियों के लिए हमारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग रहा ओपी मीणा और रमेश कुमार का, संपादक श्रवण मीणा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कुमार कालभोर। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना।